Exercise 1, part 1. Question number E6. देखो कैसे करेंगे. टाइटली बाउंड सोलिनॉइड अपने को दिया हुआ है और इस केप्ट विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू लार्ज मेटल शीट. दरअसल ऐसा है, देखो ये लार्ज मेटल शीट है यानी इनफाइनाइट है, और ये सोलिनॉइड ऐसा रखा है, ये भी इनफाइनाइट है. इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसकी बाइंडिंग इस तरह से हो रही है यहाँ. यानी अगर मैं टॉप से देखूं तो मुझे ऐसा नजर आएगा. अगर टॉप से देखेंगे ये दरअसल ये इनफाइनाइट है. ठीक है, तो अगर टॉप व्यू आप देखोगे तो इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में ये इनफाइनाइट ये प्लेन है, इसमें करंट बाहर आ रहा है. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है, इस साइड जाएंगे तो इधर होता है और अगर इस साइड जाएंगे तो इधर होता है. और ये लॉन्ग सोलिनॉइड हमारे पास में है. इसका टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा अपने को. कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है इसके सोलिनॉइड के अंदर. इसका मतलब इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है. इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर सोलिनॉइड की वजह से वो इधर है BS, और इस प्लेन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने मान लिया BP उधर है. अरे मालूम है कितना होगा, म्यू नॉट K/2. जहाँ K क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट विड्थ है ना. तो और ये BS क्या होगा यहाँ, म्यू नॉट NI. यानी 0 होने का मतलब है कि दोनों अपोजिट हैं. इसका मतलब ये हो गया म्यू नॉट K/2. तो I की वैल्यू हो गई यहाँ K/2N. ये हमारे पास में आ जाएगा आंसर. ओके, फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया. 30 डिग्री रोटेट करने का मतलब है कि इसमें ऐसा पॉसिबल है, पहला केस कि ये तो इस तरह से है, इसमें करंट बाहर आ रहा है, ये इनफाइनाइट है, तो ये पॉसिबल है कि ये इसको ऐसे रोटेट करा दे. ये जो एंगल बन रहा है यहाँ ये 60 डिग्री हो जाए, है ना. और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा. किसकी वजह से, प्लेन की वजह से. और इसकी वजह से BS इधर होगा. तो आप खुद ही देखो कि ये जो एंगल है यहाँ, ये एंगल कितना हो, क्योंकि अगर वो 60 तो ये एंगल भी 60. इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा ये 120. आपको मालूम होगा कि अगर कोई A वेक्टर इधर है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मान लो, इसका और इसका, और दोनों के बीच में अगर 120 डिग्री एंगल है तो इनका रिजल्टेंट भी A मिलता है. ये याद होगा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट. तो 120 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या देखो सेम ही तो है. इसका मतलब ये आंसर क्या मिल जाएगा वापस से, ये जो रिजल्टेंट अपने को यहाँ मिलेगा, क्योंकि इधर BP है और इधर ये BS है और इधर ये BP है, इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को इधर ही मिलेगा, जो कि वो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यानी BR = BP = BS, यानी म्यू नॉट K/2 मिलेगा. या ऐसा कर दे कि डायरेक्शन चेंज कर दे करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर देता है किस में, या तो इसमें चेंज कर दे, इस प्लेन में, ये जो इनफाइनाइट प्लेन है, या सोलेनॉइड के अंदर चेंज कर दे. तो अगर ये चेंज करे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाए, उस डायरेक्शन में हो जाए. यानी कैसे, यानी इधर की तरफ ही हो जाए. तो ये BS है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा. तो ये जो एंगल इसको एक्सटेंड करो, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री बोल रहा है, तो फिर ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया.
ये क्या हो गया, बीपी दोनों इक्वल ही हैं, यानी बी एस इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी मान लो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b² cos 60 का स्क्वायर रूट, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b√3, और ये b तो है, इसकी वैल्यू रख दो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो लिख लो आप लोग इसको। तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट है E7, लिख लिया आप लोगों ने ये? नहीं सर। सर हम्म, सर वो की कैसे लिखा, मतलब क्या चीज? के μ0 k/2 ना, तो के तो बताया था ना आपको, ये इलेक्ट्रिक यूज में क्या है ना, के डीएल लिखा ना उसने कहा ना कि डीएल में इतना करंट जा रहा है, उसने कहा कि डीएल विड्थ में, तो क्या कहना चाह रहा, देखो ये मेरे पास में ये वायर है ना, तो इससे कह रहा है कि इस डीएल विड्थ में कितना के डीएल बता रहे हैं ना, इसका मतलब ये अगर करंट डी आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो डी आई बाई डी ए, ये क्या हो गया इसका मतलब, ये यानी इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट विड्थ हो गया ना। तो जो लैम्बडा मिनिमम आना था, जब बता रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया ना, कह रहे हाँ हो गया, लिख लिया ना? नेक्स्ट है E7। E7 में क्या, देखो दो प्लेन इसने दिए हुए हैं, मेटल की शीट्स हैं, यानी दो प्लेन है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, यानी एक प्लेन ये रखा है इसने यहाँ, और दूसरा प्लेन यहाँ है। इसमें जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों पैरेलल एक दूसरे के, तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, और इसमें करंट अंदर जा रहा है। इसने 3 पॉइंट अपने को दिए हैं, पी क्यू एंड आर। अब ध्यान से देखिए यहाँ, इस वायर की वजह से, यानी इस जो पहली शीट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इस साइड जाओगे तो इधर होगा। ओके, और अगर इसी शीट की बात करेंगे हम लोग, इसकी वजह से, तो ऊपर की साइड जब आप जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा आपको, इधर मिलेगा। और जब इधर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ तो जीरो मिलेगा, यानी बी आर जीरो है, उसी तरह बीपी भी जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के बाई टू ही होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, रिवर्स। लेकिन ना देखो दोनों में क्यू की बात करेंगे तो बी आर और बी बी तो जीरो है, लेकिन बी क्यू में आप देखो ऐड कर रहा है, तो म्यू नॉट के आ जाएगा यहाँ आंसर। बस ये था,
है ना। ये यहाँ तो आंसर ये आ गया, सॉरी नहीं, ये गलत लिखा मैंने। ये होगा इंडिविजुअल की वजह से, तो बी आर 0 होगा और बी भी 0 होगा। मेरे ख्याल से क्लियर समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो पूछ लो भाई, क्योंकि डायरेक्शन का ये मेन तो आपको बताया तो सब चीज़ें है ना। करंट अगर बाहर जा रहा है तो प्लेट के ऊपर साइड, यानी प्लेट 1 की अगर मैं बात करूँ, शीट 1 की बात करूँ अगर मैं, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगा। और अगर मैं उस शीट के नीचे की तरफ बात करूँ तो राइट साइड में डायरेक्शन होगी, लेकिन उस प्लेन के मतलब प्लेन में होगा, यानी प्लेन में होगा, है ना। उसके लिए ये चैप्टर उतना ही आसान है, और जिसके समझ में नहीं आया तो उतना ही टफ है। क्लियर? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है सर। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में F1, चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो एक चार्ज पार्टिकल है Q, मान लो यहाँ से इसको एक्सेलरेट कराया हमने, तो इसका मतलब है कि इनिशियली जो वेलोसिटी इसकी ये 0 है, सिटी है, मान लेते हैं VB, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। यहाँ का पोटेंशियल V ये है, यू भी मान लेता हूँ मैं, यहाँ का पोटेंशियल VB है, इसको U भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसको एक्सेलरेट कराया तो ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया था, तो क्या होगा, Q इंटू वी है प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, Q इंटू वी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, यानी ये हाफ एम यू बी का होल स्क्वायर। तो Q यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हाफ एम यू बी का होल स्क्वायर, और ये Q इंटू वी, आपको V दिया हुआ है, V कितना कह रहा है 24 किलो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दिया है, तो इसकी स्पीड ये दिया हुआ है, ओके। तो आपको V दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, फिर क्या कह रहा है, इट इज देन इंजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट 2। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया है, इसका मतलब पार्टिकल किस में घूमेगा, सर्कल में घूम जाएगा, ये तो कंफर्म ही है। हमेशा पार्टिकल का पाथ क्या होगा, सर्कल होगा। तो हो गया, Q और M की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, तो Q यू बी इंटू बी इक्वल टू एम यू बी का होल स्क्वायर बाई आर, तो आर, तो यू बी से यू बी कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू एम यू बी बाई क्यू बी, बाकी सब दिया हुआ है, आपको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ये ले लो, इसको क्या लिख सकते हो, वैसे तो क्यू तो पता ही नहीं है आपको, तो कोई बात नहीं, क्यू बाई एम मालूम है हमारे पास में, है ना, सब बाय, तो यहाँ से क्यू बाई एम इक्वल टू क्या मिलेगा, यू बी का होल स्क्वायर बाई 2b, सॉल्व कर लो, इतना है का वैल्यू यहाँ रख दो, रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में F
लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का भी ले लो भाई यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, -e। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, +e। इस पे चार्ज क्या है, +2e। इसका मास प्रोटॉन का मास है m, है ना। इसका मास क्या है पार्टिकल, इसका अल्फा पार्टिकल का 4m, ऑलमोस्ट 4m होता है। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। सबकी स्पीड सेम है, परपेंडिकुलर एंटर करें तो सब क्या होंगे, सर्कल में मूव करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। The field is directed along the inward normal to the plane of the paper. Which of these tracks followed are by electron and alpha particle? ठीक है, तो सबका बताना अपने को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल सबका बताना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो किधर मूव कर जाएगा, डी तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और सी क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अनडिवाइडेड जाएगा ना। तो न्यूट्रॉन तो अनडिवाइडेड जाएगा क्योंकि चार्ज ही नहीं है, तो सी तो न्यूट्रॉन हो गया हमारे पास में। डी इलेक्ट्रॉन क्यों हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये यहाँ से जैसे एंटर करेगा इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है, बी क्रॉस बी किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से इसको ये इधर की तरफ लगेगा, तो क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा। तो यानी डी हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात आती है प्रोटॉन, कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा अल्फा पार्टिकल है, इन दोनों में से है कोई, तो वो कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ से चेक करेंगे। क्यू वी बी इक्वल टू mv²/r होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, मान एक सर्कल ये बना रहा है और दूसरा सर्कल यहीं से दोनों एंटर कर रहे हैं, तो दूसरा सर्कल ये बन रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब या तो स्पीड ज्यादा है, या जो भी होगा देख सेम है ना, इक्वल वेलोसिटीज है। तो हमें तो आर चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा, mv/qb। चलो पहले आर प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, तो mv/eb। आर अल्फा पार्टिकल बात करेंगे तो 4mv/2eb। आप यहाँ देखो क्या है, 2mv/eb, यानी आर अल्फा इक्वल टू आर 2rp। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पार्टिकल हो गया बी, अल्फा पार्टिकल, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, ऐसा मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इस वाली क्वेश्चन था, तो मुझे लग रहा है उस बंदे ने पूछा जिसने किया ही नहीं, शायद अटेम्प्ट ही नहीं किया, बस उसको पूछना था, पूछ लिया। अटेम्प्ट करता तो शायद हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास में F1 और भी बताना है, क्या बताना है ना, नहीं बताना, F4 बताना है। ये लिख लिया भाई सबने, मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ सर। हाँ F4 लिख लिया भाई सबने। हाँ नेक्स्ट है F4, देखो F4 कैसे करेंगे। टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट्स, दो पैरेलल वायर्स हैं यहाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वायर और ये वायर, दोनों में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और एक पॉइंट आ है जहाँ अपने को बात करनी है, और एक में करंट है 2.5 एम्पियर, इसमें मान लेते हैं हाई करंट है। इन सेम डायरेक्शन
directed into the plane of the paper are held at P and Q respectively, such that they are perpendicular to the plane of the paper. Okay, इस plane के perpendicular है ये. The points P and Q are located at a distance of 5 and 2 meter from the, यानी ये distance दिया 5 meter है, ये distance दिया 2 meter है. 1 मिनट. तो क्या कह रहा है, कोलिनियर फ्रॉम पॉइंट आर है, इनके डिस्टेंसेस मिलेंगे अपने को दिया हुआ है. तो कह रहा है कि an electron moving with velocity along the positive direction experiences a force of magnitude at the point r. ठीक है, तो ये फोर्स भी अपने को दिया हुआ है ना. तो अब देखो होगा क्या, किधर जा रहा है, लेकिन along the positive direction, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की तरफ जा रहा है. Q इक्वल टू माइनस. अब यहाँ देखो, ये दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना. तो दोनों की वजह से इधर है, तो यानी P की वजह से तो BP प्लस BQ तो हो जाएगा म्यू नॉट 2.5 बाई 2 पाई इंटू 5 प्लस, यू कैन फाइंड वायर से ना, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू 2. आप देख रहे हो कि इधर आए इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीड से, है ना, इसकी स्पीड भी अपने को दिया हुआ है. इसको फोर्स किधर लगेगा, इसको फोर्स, क्योंकि नेट बी तो इस डायरेक्शन में है, बी आर की अगर हम बात करें तो वी क्रॉस बी अगर आप देखो किधर जा रहा है, अंदर की साइड जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसलिए फोर्स बाहर की तरफ है, और वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कितना हो गया ई, ये फोर्स आ गया. इससे आपको मिल जाएगा जो भी पूछ रहा है, तो बी आर के वैल्यू इसको तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको एफ बी गिवन है. फिर क्या कह रहा है, find the positions at which third long parallel wire carrying a current magnitude may be placed so that magnetic induction at R is 0. तो यहाँ से हमने इस पहले पार्ट से तो क्या किया, करंट निकाल लिया, I करंट निकाल लिया. दूसरे केस में क्या कह रहा है वो, दूसरे केस तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 करना है, तो तीसरे वायर को क्या करते हैं, पहला केस लेता हूँ, वायर को यहाँ रखते हैं. अगर वायर को यहाँ रखते हैं, लेने मैग्नेटिक फील्ड क्या करना, 0, इसका मतलब इसमें करंट बाहर की तरफ होना चाहिए. अगर इसमें करंट बाहर की तरफ है और यहाँ से डिस्टेंस बोल रहा है, क्या कितना बताया, नहीं बताया, डिस्टेंस तो बताना है. तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस x नॉट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर होगा. एक मिला बी और इधर BQ, तो BP मतलब सॉरी ये P है और ये है, तो कर लो इससे. तो यहाँ इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा. तो मान लेते हैं कि ये D वायर है ना, D वायर की वजह से तो हो जाएगा BD. तो BD कितना हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट, कितना करंट दिया इसने, करंट दिया 2.5 बाई 2 पाई x नॉट, और दोनों का मिला के ये आ ही रहा है, और आई की वैल्यू यहाँ से मिली जा रही है आपको, तो रख दो इसमें, तो आ जाएगा 0. दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि यहाँ रखा हो, तो वापस से वही x नॉट ही होगा, लेकिन है ना, इस केस में लेकिन अंदर की तरफ होगा. अगर इसमें अंदर की तरफ करंट है, तो इसकी वजह से वापस से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा. अगर अंदर की तरफ यहाँ है, तो जब यहाँ रखेंगे इस D को, तो बाहर की तरफ होगा, और जब राइट साइड रखेंगे तो अंदर की साइड होगा, यानी लेफ्ट साइड में इधर है पॉइंट आर के,
राइट साइड में रखेंगे तो इधर है, आंसर वही रहेगा, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक टफ नहीं है, लेकिन जिन जिन बच्चों को विजुअलाइज नहीं हो रहा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाना है, उस बच्चे को टॉपिक नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि उसको राइट हैंड थंब रूल लेना है वही नहीं समझ में आ रहा है। बताइए, ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है, मालूम है कि राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा पा रहे हम लोग। तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में F2 F4 हो गया, और उसके बाद लिखिए भाई सबने। अरे ना, हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर F5 देखिए। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ लिखिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डी इक्वल टू हो जाएगा बीपी प्लस BQ, जो कि ये दिया हुआ है। और इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या करोगे, आई निकालोगे, बस वही है। बी भी अपने को दे रखा है, लिख लिया ना। नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड अपने को दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, पार्टिकल दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है। तो F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है। चलो आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी ये लो, VXI कैप VY कैप VZ कैप, ठीक है, रख दो इसमें। आई कैप को आई कैप के साथ कर दो, जे कैप को जे कैप के साथ कर दो, है ना, के कैप को के कैप के साथ कर दो, तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो इसमें फोर्स भी दिया हुआ, सब दिया हुआ, अपने आप आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, चलो बता देते हैं, क्योंकि आता तो हमें कुछ नहीं है। तो 4I कैप प्लस 3J कैप, है ना, इंटू 10 टू पावर -10 इक्वल टू Q। Q कितना है, तो 5 इंटू 10 टू पावर -10, है ना। और उसके बाद अपने को क्या दिया है इसने, और दिया है वेलोसिटी चाहिए बस, और ये दिया हुआ है तो बी वेक्टर तो ये लिख लेंगे हम लोग, VXI कैप VYJ कैप VZK कैप क्रॉस 8 इंटू 10 टू पावर -3 K कैप। बस बताओ इसको भी, तो कर ही सकते हो ना, तो गणित है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में F6 हो गया, F8 F7 भी है क्या इसमें, नहीं है। F8 क्या कह रहा भाई, F8
F8 का C बताना है ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ अपने को, देखो इसने जो D दिया है ना, वो D क्या है, क्योंकि यहाँ एम वी बाई क्यू बी क्या है, रेडियस है, यानी थर्ड पार्ट में जो वो कह रहा है डी दरअसल 3r है। जब डी 3r है तो फिर तो क्या करेगा वो, रोट बताया था ना, अगर ज़्यादा है, ऐसा केस डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अगर डी आर से ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर करता है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यहीं से घूम जाएगा ऐसे, यानी कितना डिबेट हुआ, पाई डिबेट हो जाएगा। तो अगर ये 20 स्पीड तो 20 स्पीड से बाहर आ जाए, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में F9। अब F9 तो इसलिए नहीं होना है क्योंकि इसमें तो ज्योमेट्रिक लॉजिक्स आ गया है ना, तो बताएंगे ये ज्योमेट्रिक लॉजिक्स तो हम भूल गए ना, क्योंकि हम सारा काम सर का है, हमें थोड़ी याद करना है। सर को तो याद बेटा, एग्जाम तो आपको देना है, सर को थोड़ी देना है। लिखो इसको। और मैंने पहले बोल रखा, फिजिक्स में सबसे दिक्कत मालूम है, क्योंकि चीजें ऐसे रिलेट कर करके पूछी जाती है। अब पुराना तो मुझे याद है नहीं, क्योंकि दिमाग में तो वाइपर लगा रखा है, जो पढ़ा है वो सब साफ, आज पढ़ा है आज का साफ, खाना है सब साफ। चलिए F9 भी कर लेते हैं। F9 में क्या कह रहा भाई, आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था हमने कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है ऐसे, इसका ये एक्सिस है, तो अगर इसका एक्सिस है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी सर्कल में घूम रही होगी, इसमें तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रखा है, चार्ज पार्टिकल तो सर्कल में घूमेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो हमेशा सर्कल में घूमेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हमें इसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी दिया है इसने, कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो पहले इसका v निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है 1/v, नहीं मालूम, माइनस 15 है, 1 क्योंकि इसके पोल को ओरिजिन लेते हैं, +10 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके राइट साइड में इसकी फोकस होती है, और इधर से लेफ्ट टू राइट जाती है। तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, कितना हो गया 30 है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना ले लेंगे 30 का कितना हो गया 3 माइनस 2, यानी v इक्वल टू कितना आ गया +30 का मतलब क्या हुआ, का मतलब है ये इधर घूम रहा है सर्कल में, तो इसकी हाइट कितना है, ये r0 मान लेते हैं, तो ये ri मान लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास में, इमेज हाइट बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू, v और u सब दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, यानी रेडियस है, ये ri बाई ro, क्या पूछ रहा है, सो दैट इमेज ऑफ द पार्टिकल गोज सर्कल में जाएगा, वो दिख रहा है, क्योंकि क्यों जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, जब पार्टिकल इधर कहीं जाएगा या लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इमेज कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, होता ही है, हमने सीखा ही है। तो इसलिए इसकी इमेज क्या होगी, सर्कल में घूम रही होगी, उसकी रेडियस क्या है वो निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे हो जाएगा m v नॉट का होल स्क्वायर r नॉट इक्वल टू q, इलेक्ट्रॉन है कि क्या है, या कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, तो q b नॉट b क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के बीच में b नॉट और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आ गया आंसर। और क्या, इसको यहाँ से तो r नॉट इक्वल टू हो गया क्यू बी, पर निकालेंगे, पता है u पता है, b +30 है, u -15 है, ऐसे करना। नेक्स्ट F5 भी बताना था क्या, F5 तो हो गया, F4 भी हो गया, F9 भी हो गया, और कौन सा बताना है, F8 भी हो गया, F9 हो गया,
F10 नहीं बताना, F11 बताना है। चलिए भाई F11 भी करते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग पहले। नेक्स्ट हमारे पास में F11 लिख लिया भाई सबने। F11 क्या कह रहा है? टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनोइड हैज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेडियस r, carries current I. A particle having charge q and mass m is projected from a point on the axis of the solenoid in direction perpendicular to the axis. What can be the minimum speed for which the particle should be projected? बार इसमें भी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो। ये सोलेनोइड है, ये भी जो सितंबर अटेम्प्ट था उसमें था ये क्वेश्चन। तो इसमें मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनफाइनाइट मान के कर रहे हैं हम लोग, इधर से देख रहे हैं है ना, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। इधर से देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें मिनिमम स्पीड चाहिए, तो जैसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे v स्पीड से, तो पहली बात तो b कितना हो गया है, म्यू नॉट एन आई इक्वल टू बी होगा। v स्पीड है, कैसे घूम जाएगा ये? हाँ, क्योंकि b अंदर है, b इधर है, तो b क्रॉस d, यानी इसको फोर्स इधर लगे, जस्ट मिनिमम स्पीड, यानी जस्ट ऐसे टच करके ये आ जाए। इसका मतलब अगर इसके रेडियस में r मानता हूँ, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी, यहाँ r है मान लो, तो r होना चाहिए दरअसल r/2, यानी mv² इक्वल टू qvb, v से भी कैंसिल आउट हो गया, तो r इक्वल टू हो गया mv/qd, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, r/2, इसके करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है वो, और b की वैल्यू आपको दे रखी है, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। ये पूछ रहा है, यही क्वेश्चन था, बड़ा आसानी था। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं G3, जी में और भी नहीं, केवल G3 बताना है। चलो G3, इसमें हेलिकल पाथ में पार्टिकल मूव करेगा, ये लिख लो पहले। ये क्या, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। नेक्स्ट हमारे पास में G3, क्या हो रहा है यहाँ, दरअसल ये गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है मैंने मानी नॉट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है इसने वो इस डायरेक्शन में लगा रखा है, तो ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ में 60 डिग्री है। हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे हेलिकल पाथ में, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो ये एस पॉइंट है यहाँ, और ये जी पॉइंट है, तो वी नॉट का एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या होगा, वी नॉट cos 60, और इसके परपेंडिकुलर होगा
वी नॉट साइन 60, वी नॉट कॉस 60 इसको घसीट के आगे लेके जा रहा है, तो इसका जो पिच है वो यूनिफॉर्म पिच है पी, उस पी को क्या ले रहे हैं हम लोग, वी नॉट कॉस 60 इंटू कैपिटल टी टाइम पीरियड है, मालूम है इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी है ना। तो ये अगर डिस्टेंस की बात यहाँ दिया हो, वैसे तो डिस्टेंस एल है, हमें मिनिमम बताना है, क्या बताना है, कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नीड टू मेक द इलेक्ट्रॉन। आप देखो कि अगर मैं यहाँ पिच की बात करूं तो पिच आ गया, तो पिच को अगर मैं n टन से मल्टीप्लाई करूं, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा दरअसल n वी नॉट cos 60 इंटू टी 2 पाई m बाई क्यू। बी की मिनिमम वैल्यू की बात करूं मैं तो क्या लिखूंगा, n वी नॉट cos 60 2 पाई m बाई क्यू इंटू एल। बी की मिनिमम वैल्यू के लिए एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, क्योंकि 1 क्या है, साइकिल है जो घूम के जा रहा है वो, तभी तो मैंने एन इंटू पी किया। मान लो एन साइकिल के बाद पहुंचता है वो, तो एन इंटू पी इतना ओरिएंटल चला, इसका मतलब फॉर एन इक्वल टू 1 बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मिनिमम, ये आ जाएगा बी रख दो वैल्यू, जहाँ की वैल्यू क्या है ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो आ जाएगा जीएस अपने यानी एल की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.1 है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, जो एनर्जी बोल रहा है मतलब है काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया इसने 2 into 10 to power 3 into 1.6 into 10 to power minus 19 जूल। यहाँ से आप वी नॉट निकालोगे, या ऐसा कर सकते हो, नहीं तो पी नॉट का होल स्क्वायर बाई 2m, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो m इंटू वी नॉट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, है ना, क्योंकि पी नॉट क्या लिखोगे आप, मोमेंटम होता है, तो आ जाएगा, ऐसे करना था। G3 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में एच में पूछा है, एच में कौन सा बताना है, यानी H3 बताना है बेटा, ये H2 आ जाए, H2 भी पूछा है, H2 H3, चलो करते हैं, पहले H2 करते हैं, ये लिख लो पहले, तो पाथ किसका है, है ना, हेलिकल पाथ विद यूनिफॉर्म पिच, हो गया। हाँ खैर ये क्वेश्चन भी आ चुका है एडवांस में, क्वेश्चन फॉर्म में का है, अ करंट आई पास थ्रू अ सिलिंड्रिकल गोल्ड स्ट्रिप ऑफ रेडियस आर, यानी ऐसा दिया हुआ है, यहाँ करंट इसमें इधर जा रहा है और यहाँ से करंट इधर जाएगा, बाहर निकल जा रहा है करंट, तो ये कह रहा है कि इसकी रेडियस है, यानी इसकी जो डायमीटर है वो 2r है, उसको d ले लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता ही है, एन ई ए क्या है यहाँ, पाई आर स्क्वायर, है ना, और इनटू वी डी, क्योंकि करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा रखा है इसने, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है अंदर की साइड में, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, देखो आप इलेक्ट्रॉन है क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट एक्सिस में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है
इसको फोर्स वी डी क्रॉस बी इधर लगना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको फोर्स उधर लगेगा, यानी इसका मतलब एफ एम वेक्टर इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट तो इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जोन बनेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब उधर सेटअप होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना लगेगा एफ ई वेक्टर, यानी एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस ई ई वेक्टर माइनस ई वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, तो ये 0 हो गया, तो यानी ई वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को माइनस वी डी क्रॉस बी वेक्टर। आप यहाँ देखो वी डी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड सीधा सीधा क्या हो गया वी डी इंटू बी हो जाएगा ना, और वी डी की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, तो आपको ई मिल गया। अब ई की डायरेक्शन इधर देखो, इधर इधर की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये सेटअप हो रहा है, तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया क्रिएट हो गया, अगर हो गया इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये पी है और ये पॉइंट अगर क्या लिखूंगा वी पी माइनस वी क्यू इक्वल टू ई इंटू टू आर ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं तो हो गया वी डी इंटू बी इंटू टू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट। जो भी पूछ रहा सब मिल जाएगा। उसने पूछा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, पहला क्या है फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया, ऊपर दिया हुआ है, वीडी की जगह से ने भी लिया हुआ है। If magnetic field exists in region shown, what is the average magnetic force on the free electrons? वो भी आ गया free electron ये भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी मिल गया, फिर कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ वो भी मिल गया। ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट इतना ही था। जितना पढ़ाया उतना अच्छे से तैयार कर लोगे ना तब भी बहुत है, 50% भी तैयार कर लो यार तो आपकी रैंक आ जाएगी मालूम है। अगर जितना पढ़ाया उसका 50% 50% भी आपने अगर प्रिपेयर कर लिया ना गारंटी है रैंक आ जाएगी, तो उतना करो तो। चलो ये तो हो गया, H2 हो गया, फिर बताना है H2 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 H3 भी बताना है। लिख लिया भाई ये, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। लिखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में H3 part the circle of radius under the action of magnetic field and electric field makes the path straight, तो ये तो बताया था ना यार वेलोसिटी सिलेक्टर। तो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है, क्योंकि पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगा दिया हमने, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अगर क्यू चार्ज है, और इस पर अगर वेलोसिटी इधर है और बी हमने जेड डायरेक्शन में लगा रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा और इसको इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, यानी क्यू ई वेक्टर, और ये क्या हमारे पास में एफ वेक्टर है, तो इसको नीचे क्या लगना चाहिए एफ एम वेक्टर, ऊपर क्या लगना चाहिए एफ ई वेक्टर, यानी दोनों जीरो हो जाना चाहिए, तो प्लस यू बी क्रॉस बी वेक्टर,
और ये इक्वल टू क्या होगा 0, जब ये अनडिवाइडेड जा रहा है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि इसने कहा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर b है, तभी ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब e को भी उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ से देखो ना 0 आना चाहिए, बस तुम्हारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली E/b इक्वल टू v। तो यहाँ v दे रखा, v कैसे निकालें? क्योंकि अपने को फाइंड द चार्ज पर यूनिट मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल, आपको b दिया, e दिया है ना, तो आपको यहाँ से e मिल गया। अब e मिल गया तो आपको सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में जब घूम रहा होता है तो ये इक्वेशन निकल के आती है हमारे पास में। हमें क्या पूछ रहा है लेकिन है चार्ज बाय m यानी q बाय m ये पूछ रहा है, तो यानी v बाई आर बी। यहाँ से v निकालो, आपको r दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो q बाई m मिल गया ना। ठीक है, लिख लो इसको। तो H3 हो गया, H5 अब जैसे H5 है तो मैंने क्या लिखवाया था कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। क्या कॉन्सेप्ट था? मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है कि नहीं करता है? हाँ, नहीं करता। वर्क नहीं करता है। हरी बात सुने। अब ये क्या कह रहा है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया है। अब देखो कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया तो किसकी वजह से मूव करेगा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर या मोशन में सब पर फोर्स लगाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसको घसीट के लेकर जाएगा। जब घसीट के लेके जाएगा तो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा तो वही वर्क कर रहा है। जब वही वर्क कर रहा है तो सीधा मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क होगा तो इसका वर्क क्या होगा? क्यू ई नॉट इंटू एक्स नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल 0। आगे आंसर यही था। अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए पहला। दूसरा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है कि नहीं करता है। तीसरा, हमें ये मालूम होना चाहिए क्या स्टेशनरी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो बस अब वो पुराने कॉन्सेप्ट पता होंगे तो नया तो कुछ था नहीं खैर इसमें। पुराने पता हैं तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो पुराना तो हम याद रखते ही कहाँ है। नहीं, वो गलती भी क्या है, मतलब अगर मान लो याद हो गया गलती से, अगर मान लो तुम लोगों ने याद कर लिया तो क्या होगा? सिलेक्शन हो गया तो भी टेंशन, कौन सा IIT आना है, लेकिन वो टेंशन पालना ही नहीं है। और टेंशन पढ़ाई होगा तो टेंशन आएगी, पढ़ाई मत करो, टेंशन होगी नहीं। तो कॉलेज की भी टेंशन नहीं होगी, कौन सा कॉलेज लेना है। लेकिन नहीं, सही है ना? सही बोला है मैं। नेक्स्ट हमारे पास में I3 के पहले कुछ है क्या? नहीं, चलो I3 पे चलते हैं। अब I3 में क्या क्या देखो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ये दरअसल बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ये सब चीजें हैं, एक्सरसाइज 1 अगर आप अच्छे से कर लोगे तो उसमें बोर्ड मेंस एडवांस काफी सारी चीजें आपको मिलेगी। इसमें सब कुछ कवर हो जाता है एक्सरसाइज 1 में। तो जितने है ना सब क्लियर करता है एक्सरसाइज में, इसलिए एक्सरसाइज 1 को अच्छे से लगाना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट बनाने लिए होता है। प्रैक्टिस के लिए तो एक्सरसाइज 2 है ना, और एक्सरसाइज और HLP है, और एक्सरसाइज 3 तो ये है कि किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न होता है।
वो पता करता है, वो बताता है। इसलिए एक्सरसाइज 1 को हमेशा अच्छे से लगाना चाहिए, उससे क्या होता है कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसलिए लिख भी रखा है, पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है किससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हैं। चलिए I3 में क्या कह रहा है, ये I3 में जिस तरह से दिया है इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है इसने। तो मैं अगर टॉप व्यू से देखूं तो टॉप व्यू में क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी लाइंस कैसे नजर आएगी, ये ऐसे है ना बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि साउथ टू नॉर्थ होगा ना, सॉरी आउटसाइड में तो नॉर्थ टू साउथ होता है ना, क्योंकि इसने ऐसे लगा रखा है। थोड़ा बड़ा कर लो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो मैं टॉप से देख रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे ऐसा नजर आएगा। अब ये कह रहा है कि वायर में जो करंट है यानी डायमेट्री उसमें रखा है, यानी ऐसे रखा है वायर, तो लेंथ कितना हो गया है, ये 2r हो गया। अगर इसके रेडियस r है तो इस पर फोर्स नहीं बता सकते हम लोग, हाई करंट फ्लो कर रहा है मान लो, फोर्स किधर होगा इसके ऊपर, इस पे फोर्स होगा इस साइड। क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा एल की डायरेक्शन इधर है, बी बार की तरफ है, तो डेल्टा एल क्रॉस राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फोर्स इधर आ गया, परपेंडिकुलर है तो आई बी टू आर, ये फोर्स आ गया। यही पूछ रहा हूँ, समझ में आया? कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और मेंस में तो खैर आते हैं और एडवांस में भी आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में I3 हो गया। I3 के बाद I7 के पहले कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार। I7 लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारे पास में I7। हाँ I7 में क्या बताया था, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और किसी भी शेप में वायर दिया है तो क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ देखना है। क्या करना है? इफेक्टिव लेंथ देखना है ना। तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या है, क्योंकि करंट यहाँ से जाके इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसका मतलब इसकी इफेक्टिव लेंथ केवल यही तो हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ लेना है जो कि इसकी रेडियस है, इसकी इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की रेडियस है। तो बी अंदर की तरफ है, ये इफेक्टिव लेंथ तो एक तरह से इसमें करंट इधर जा रहा है, तो बी अंदर है, एल इधर है, बी क्रॉस बी इसको फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। आगे बात समझ में, तो फोर्स इधर लग रहा तो कितना हो गया, आई आर बी एक माइनस के साथ, क्योंकि उसने रखा है कि इसके अकॉर्डिंग चलना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये फोर्स आ गया। यही आंसर है, कुछ करना ही नहीं था, बस इफेक्टिव लेंथ देखना था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ ही देखना है, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नोट्स बनवाए जाते हैं उनको इसलिए नहीं बनवाते हैं, तो बुक में भी लिखा हुआ है, वो इसलिए बनवाते हैं ताकि उतना तो आप तैयार कर ही लो ना, उतना तो आपको तैयार करना ही है। ये हो गया I7 हो गया। नेक्स्ट है I10। I10 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। I10 देखो कैसे करेंगे, वो क्या रहा है यहाँ, इसमें क्या हो रहा है कि x के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है, ये इंडिकेट कर रहा है ना। तो यहाँ फ्रेम ऐसे रखा है इसने, ये स्क्वायर फ्रेम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा दिया हुआ है, B वेक्टर इक्वल टू B नॉट 1 माइनस x बाई एल
के कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है अलोंग द जेड एक्सिस है, लेकिन एक्स के साथ वेरी कर रहा है, यानी डिक्रीज करता जा रहा है। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करा, तो एक्स इक्वल टू एल पर क्या है, 0 है। मतलब ऐसा है, देखो मैंने मान लिया कि एक्स इक्वल टू ए है, तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए प्लस एल है। इसमें मैंने मान लिया कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये मान लेता हूँ कि पी क्यू आर और एस है। इसने कहा कि इस पर फोर्स बताओ, नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स, आप देखो क्योंकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे 0 होगा, क्लोज लूप है सर। है तो मैंने उस केस में लिखवाया जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डेफिनेटली नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, इसके लिए थोड़ी लिखवाया मैंने। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इस केस में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, निकालेंगे, है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखो करंट इसमें देखो बी बार की तरफ, सॉरी अपनी तरफ है मतलब, तो करंट इधर की तरफ आ रहा है, तो करंट इधर की तरफ आ रहा है, तो एल इधर है, बी ऊपर है, तो फोर्स किधर लगेगा, इसको इधर लगेगा ना। मान लेते हैं ये फोर्स होगा एफ एस पी, तो एफ एस पी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी नॉट 1 माइनस ए बाई एल इंटू आई। इसका मैं मान लो करंट आई है, आई है ना, तो बी आई और इसकी लेंथ मैंने मान लिया कि एल है, तो एल ये फोर्स है। उसी तरह एफ क्यू आर ले लेता हूँ पहले में, तो आप देख रहे हो कि बी तो बाहर की तरफ है और डीएल उधर है, तो डीएल क्रॉस आर, यानी इसका किधर की तरफ हुआ, इसका हुआ इधर की तरफ। क्या हो जाएगा, एफ क्यू आर क्या लिखोगे, म्यू नॉट 1 माइनस ए प्लस एल बाई एल आई इंटू एल, है ना। लेकिन एक बात और बता देते हैं, पी क्यू का देखो आप, पी क्यू पर जितनी डिस्टेंस पर ये वाला एलिमेंट होगा ना, यहाँ उतनी डिस्टेंस पर अगर ये एलिमेंट लेता हूँ तो दोनों पे फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, यहाँ देखो अगर मैं कहता हूँ कि ये एक्स डिस्टेंस है, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट अगर इधर जा रहा है तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, क्योंकि बी तो बाहर की तरफ है, तो इसको फोर्स किधर होगा, बी डेल एल क्रॉस, यानी नीचे की तरफ होगा। उतना ही फोर्स इसके रखेंगे तो ये इधर है, ऊपर है, इसकी वजह से किधर होगा, ऊपर की तरफ है। यहाँ क्या होगा, दरअसल यहाँ फोर्स इस तरह से लग रहा होगा और इसको फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसकी तो बात ही मत करो, तो ना एफ एस पी माइनस एफ क्यू आर, बस ये आंसर है। ये नेट फोर्स आ जाए, जो कि किधर है, नेट, ये नेट फोर्स आ रहा है किस डायरेक्शन में, राइट साइड में आ रहा है। ये एफ एस पी क्या है, यहाँ इससे ज्यादा है। क्या से बात समझ में, लिख लो इसको। नेक्स्ट हमारे पास में I13, I11 भी I11। मेरी आवाज आ रही है क्या, हाँ सर, आ रही है। I11 पे चलते हैं। लिख लिया, अब यहाँ कह रहा है I11 में, लेकिन इनको क्या मानना है कि एक वायर ही है, दूसरा वायर ही है और तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। अगर ऐसा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके, अगर इसमें 60 एम्पियर करंट है तो फिर तीनों में कितना हो जाएगा,
इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, ये ए बी वायर है, ये सी डी वायर है, ये ई एफ वायर है। तो अब इसने कहा ए बी वायर पे फोर्स बताओ। तो देखो सी डी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दोनों की वजह से देखें, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर है, और इसका डेल्टा एल इस डायरेक्शन में है। तो डेल्टा एल इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या दिया इसने, ये 2 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया, 2 सेंटीमीटर है। सब में करंट आई दिया हुआ है, आई मतलब 20 एम्पियर है। तो पहले तो बी निकाल लेते हैं। तो बी क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 2 सेंटीमीटर प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 4 सेंटीमीटर। मैं बात कर रहा हूँ फोर्स ऑन ए बी वायर की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो हम पर लेंथ ने मान लिया एल लेंथ की हम बात करना चाहते हैं। इस एल लेंथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसको फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। क्या लिखेंगे, बी आई एल, ये फोर्स हो गया एफ ए बी। ले तो ये आ जाएगा हमारे पास में, बी मिल गया, आई आपको दे रखा 20 सेंटीमीटर 20 एम्पियर। और जब सी डी की बात करेगा तो सी डी पे क्या हो गया, फोर्स 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ए बी की तरफ है, अंदर की तरफ है, ई एफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, दोनों की वजह से सेम है। तो नेट इस पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जा रहा है, तो फोर्स भी क्या हो गया, 0 आ जाएगा। I11 भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास में I12, I12 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया, हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में I12, ये एक वायर है, फाइनाइट है, ये दूसरा वायर है, इनफाइनाइट है। कह रहा है कि करंट डायरेक्शन में जा रहा है, एक क्या होगा, ऐसे हटा रहा हूँ, तो मान लो किसी इंस्टेंट पर ये एक्स डिपेंड करता हूँ डी एक्स, लगाएंगे। अगर वो एक्सटर्नल है ना, तो वो फोर्स क्या, ये समझ में आया, 2dx, इसको इंडिकेट तक R1 से R2, तो ये आ गया हमारे पास में वार्क। तो क्या हो गया, म्यू नॉट I1 बाई एक्स एल डी एक्स, आर एल चाहिए अपने को, W बाई एल इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई एल एन R2 बाई R1। अब इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, तो मैं ठीक है कि नहीं, कब तक इंटीग्रेशन बताएंगे।
कब वैसे तो हम स्टैटिक्स में किया है। I think सर बोलिए। सर इधर हम अपने एक्सटर्नल और F12 इससे इक्वेट किया क्या, क्योंकि जब शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। बस शिफ्ट कर रहे हैं, एंटी एनर्जी नहीं है इसमें, इसलिए ओके सर। क्योंकि दोनों का होना चाहिए। एंटी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हो यहाँ। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13। स्ट्रेट रॉड मास, ये तो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमने कहीं किया है, कहाँ किया था, फ्रिक्शन में। ठीक है, तो हमने फोर्स आप ऐसे फिर एंगल थीटा लिया था, फिर इसका कंपोनेंट लिया था एफ साइन थीटा, फिर यहाँ था एफ कॉस थीटा। इसको यहाँ पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन, जस्ट अपने को एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसको यहाँ नॉर्मल लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एम जी लग रहा है। तो एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू हमने एम जी लिया था, एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा लिया था। जस्ट मूव आने के लिए एफ कॉस थीटा जस्ट इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए, म्यू ए टू म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा होना चाहिए। इस क्वांटिटी को मैं ले जाऊंगा, हमारे पास एफ इक्वल टू आ जाएगा म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, उसके इसको जीरो किया था। जीने के बाद में मुझे यहाँ मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू म्यू। फिर से ये सब आपको पता है, ये सब रूल आपको आता है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको जीरो कर दिया। मिनिमम का मुझे बताने की जरूरत, डिफरेंशिएशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें वैसे भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, वो वैल्यू आएगी टेन थीटा इक्वल टू म्यू। टेन थीटा इक्वल टू म्यू आप लिख सकते हो, ये थीटा है, ये म्यू है, ये 1 है, ये आएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी म्यू बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, एफ मिनिमम की वैल्यू मिलेगी, ये था वहाँ। म्यू एम जी की तरह क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम है, बस आ जाएगा बी आई एल इंटू म्यू, और यहाँ आ जाएगा रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ये वैल्यू जब रखोगे ना, तो दरअसल एफ मिनिमम जो है ना, यहाँ एफ मिनिमम को मिलेगा म्यू एम जी बाई आ जाएगा रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाता है। तो ये चाहता हूँ आई बस में मिनिमम पूछ रहा हूँ। सॉरी, मतलब नहीं, मतलब ये म्यू एम जी आएगा ना, ये होगा, और ये इक्वल टू बी आई एल है। ये इक्वल टू क्या होगा, बी आई एल है, जो फोर्स पूछ रहा है ना वो मिनिमम, वो ये होगा। कहने का मतलब ये आ गया हमारे पास में। अब बी मिनिमम मतलब क्या लिखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा बी आई एल, और ये इक्वल टू लिखोगे म्यू एम जी बाई रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि एफ की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ये भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास में जे से पूछा है किसी ने, J2 पूछा है और J7 पूछा है।
चलो J2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं क्या बताना था मुझे, है ना? और ये तो आ चुका है। मुझे लगा उसको फोर्स पूछ रहा है क्या, फोर्स वाला क्वेश्चन आ चुका है। फिर ये करते हैं J2 करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? हाँ सर। नेक्स्ट हमारा, अब J2 में क्या हो रहा दरअसल, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इसने दिया है, ये ऐसा वायर दिया है, दो पार्ट है इसमें, तो इसकी जो रेडियस है इसने कहा कि ए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में है, कि यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो चेंज कर रही है इसकी। तो अगर, और इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है और बी इधर है, तो आप अगर इस यहाँ स्मॉल एलिमेंट लेते हो यानी डी थीटा, तो आप ये देखो कि इस ये डी डेल्टा एल इधर हुआ ना, तो डेल्टा एल इधर है और बी इधर है, इसको फोर्स किधर लग रहा है, डेल्टा एल क्रॉस बी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो डी एल उधर है जो कि कितना है, आर डी थीटा है, सॉरी ए डी थीटा होगा, मतलब इस केस में ए डी थीटा है, तो इसको फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है ना, यानी हर एलिमेंट पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो पूरा फोर्स क्या हो जाएगा इसका वाले स्प्रिंग पर ऐड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ए डी थीटा डी एल ए इंटू आई है इंटू बी है, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 से 2 पाई, नेट फोर्स आ गया अंदर की तरफ, कितना हो गया, F इक्वल टू आई ए टू आई बी, यही आंसर है। ये तो फोर्स इस पर आ गया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कह रहे हो, दूसरे केस में कह रहा हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस वन, यानी ऐसा, ये तो पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट अभी लिखने को देता हूं मैं। तो रिंग यहाँ दिया है दरअसल इसमें, ये इसका एक्सिस ऐसा है ना, ये ओरिजिन है, तो मैग्नेटिक फील्ड दरअसल यहाँ ऐसे लगा रहता है, इस तरह से। मेरे ख्याल से विजुलाइज हो रहा होगा, है ना, ऐसे, तो यहाँ भी लग रहा होगा, ऐसे नहीं, यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है ऐसे। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करें, तो मैं जैसे ये एक्सट्रीम लेता हूँ मैं, तो यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी तो थीटा होगा, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट है, तो एक कंपोनेंट ये होगा ना इसका, बी नॉट साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा बी का, बी नॉट कॉस थीटा। अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो मुझे ये कैसा नजर आएगा, मुझे अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा, पहले तो देख लेते इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, वो ये भी बोल रहा है, hypothetical magnetic field existing in a region is given where ER vector is a unit vector along the radial direction of a point related to the origin and B naught is constant. A circular loop of radius carrying current is placed with its plane parallel to the xy plane and center दिया 0, 0, A. Find the magnitude of magnetic force acting on the loop. अच्छा डायरेक्शन नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैंने डायरेक्शन ऐसे मान लिया इसकी, कैसे, तो टॉप से देखूंगा तो कैसा नजर आएगा मुझे, है ना, इस पे करंट ऐसे जा रहा है, और मैं इस वाले पॉइंट को मैंने लिया है, तो बी नॉट का एक कंपोनेंट इधर है और बी नॉट का एक कंपोनेंट ऊपर है, ये विजुलाइज हुआ। अब वापस से इसी का स्मॉल एलिमेंट ले लो,
ये डी फाई ले लेता हूँ मैं, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना, तो आप देखो बी नॉट साइन थीटा का तो ऊपर देख लिया अभी हम लोगों ने, बी नॉट साइन थीटा का तो देख लिया, तो क्या लिखोगे आप इसका, तो फोर्स, इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, यहाँ अंदर की तरफ होगा ना, है ना, तो बी नॉट साइन थीटा का फोर्स तो अंदर होगा, कितना होगा, बी नॉट साइन थीटा, रेडियस इसका ए है, तो ए डी फाई है ना इनटू आई, ये फोर्स आ गया, इसको इंडिकेट कर देंगे 0 से 2 पाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक तो यही आंसर है वैसे तो, क्यों, क्योंकि जो बी नॉट कॉस थीटा की अगर आप बात करोगे, इसको तो इंडिकेट करके क्या मिलेगा, बी नॉट साइन थीटा ए आई, और ये हो गया 2 पाई, ये आंसर है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली लोगे कैसे, इसका रेडियस दिया हुआ है ए, थीटा वैसे तो मेरे ख्याल से 45 आ गया, देखो क्यों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0, ए, और इसकी रेडियस ए है, थीटा 45 है, तो यही आंसर भी है। क्यों है, क्योंकि बी नॉट कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बी नॉट कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, इसका डीएल वेक्टर इधर है, जो कि मैंने लिया ए डी फाई, आप ये देखो बी ऊपर की तरफ है, ए डी फाई इधर है, इसकी वजह से फोर्स किधर लग रहा है, इसको बाहर की तरफ लगेगा ना। उसी तरह यहाँ चले जाओ, यहाँ भी फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ, यानी ये जो बाहर कंपोनेंट है बी नॉट कॉस थीटा, उसकी वजह से इस पर फोर्स क्या है, 0 है, यानी सिर्फ आंसर क्या हो गया हमारे पास में, यही आंसर हो गया। भाई ये विजुलाइज हुआ, हाँ सर। क्योंकि हाँ बी सर। नॉट कॉस थीटा की वजह से 0 मिल रहा है, बस ये पूछ रहा था, आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास में लिख लो इसको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका J7, पूरा एबीसीडी का लेना यार, है ना, अभी तो के एल एबीसीडी सीख गए हम लोग। लिख लिया, लिख लिया ना, मेरी आवाज आ रही है, हाँ सर। लिख लिया कि लिखना है भाई, किसी को लिखना है क्या, लास्ट का पार्ट है। हाँ लिखो, हाँ सर, हो गया। अब जैसे हमारे पास में J7 है,
circular loop carrying current I has the wire of total the loop पड़ेगा ऑफ लेंथ। तो देखो हमारे पास में ये सर्कुलर लूप है। अगर मैं कहता हूँ इसकी रेडियस a तो 2 पाई a इक्वल टू l दिया हुआ है और इसमें जो करंट है मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट जो है वो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है और वो इसके प्लेन के पैरेलल है, यानी इसका मतलब इसका जो एम है यहाँ एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एम क्या हो जाएगा यहाँ आई पाई ए स्क्वायर, क्योंकि एन इक्वल टू 1 लिया हुआ मैंने यहाँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। कह फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप, ये आ गया। क्या हो जाएगा एम इंटू बी हो जाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है एम और बी के बीच में। तो आई पाई ए स्क्वायर इंटू बी और एल ए की वैल्यू वहाँ से रखेंगे तो आई पाई बी ये 2 पाई सॉरी क्योंकि अपने को एक ही वैल्यू रखना है, तो क्या रहेगा एल बाई 2 पाई का होल स्क्वायर बी, आंसर पहला। तो यार दूसरा, the same length of the wire used to form a rectangular loop of side ratio 1/2, what would be the torque? अब देखो 1/2 मतलब कि सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है वो, ये ऐसा बना दिया ऐसे। मान लेते हैं कि ये ए है, मान लेते हैं कि ये बी है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सेम करंट आई है, तो इसका लूप का तो एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू बी और 2a प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो रेशियो भी दे रखा, लेकिन इसमें क्या रेशियो दिया, आई बी का रेशियो हम लोग यहाँ ले लेंगे 2/1। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से ए और बी निकाल लोगे, ए और बी मिल गया तो यहाँ रख दोगे, क्या हो जाएगा इसका आई इंटू ए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आई मतलब ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ से ये रखना है और ए और बी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकालोगे, इससे और इससे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। चलो भाई ये तो हो गया, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे यार, मैंने क्या पढ़ा था? सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक मिनट, ये हो गया था मैग्नेटिक मटेरियल में। अच्छा इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन नहीं करवाया था, ससेप्टिबिलिटी भी नहीं पहुंचे थे ना हम लोग। एक मिनट, ये लास्ट था ना, बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। भाई लिख लिया ना सबने, कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। देखो मैं तो बोलूँगा तो सही, आप नहीं पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे तो तभी बोलूँगा, नहीं पढ़ोगे तब भी बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि यार बच्चा यहाँ से NITs और IITs में जाएं, ठीक है। तो टीचर का काम है बोलना, डांटेगा भी, सब करेगा, और क्या।
तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया था और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेंस का और बोर्ड का पार्ट है आपका, तो ये भी अच्छे से तैयार करना है। मैंने भी याद किया हुआ है, आप भी याद कर लो। ये पूरा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है इसमें, मालूम है, किया जा सकता है, कुछ नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, उसमें क्या है। मटेरियल मतलब हाई भी हाई 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 तरीके से क्या हो सकता है, यानी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकता है। ये है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है और कम है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी ये इसका जो मैग्नेटाइजेशन है ना वो लो है। और नेगेटिव का मतलब ये होगा जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसके अपोजिट में मैग्नेटाइज हो रहा है, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इट इज dimension less quantity, physical quantity, ठीक है। अब डायमेंशन लेस है तो कोई यूनिट नहीं, कुछ नहीं, तो आपको समझ में आ गया हो। इट इंडिकेट्स that how easily a magnetic material gets magnetized. Okay, it is defined as ratio of magnitude of intensity of magnetization to magnetizing field intensity. Magnetizing field intensity मतलब ये होगा सबसे साई काई जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो, और आई बाई एच से इसको डिफाइन किया गया। ये लिख लिया? हाँ सर। लिखे आराम से लिखे, कोई दिक्कत नहीं।
तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने वैसे तो, है ना। तो क्या होता है ये, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, यानी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम divided by permeability of vacuum, है ना। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऑफ मीडियम, मान लो जैसे कि कोई मटेरियल है, हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मान लो, तो यह H और B नॉट, हमें मालूम है कि H इक्वल टू क्या होता है, B नॉट बाई म्यू नॉट होता है, जो कि इंडिपेंडेंट है। H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, ओके। अब मान लो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैंने मान लिया कि B है। तो अगर ये मैग्नेटाइज हो जा रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी म्यू जो होगा यहाँ वो होगा दरअसल B बाई H, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई? ये ऊपर का तो लिख लिया था ना आपने ससेप्टिबिलिटी वाला, तो ये भी लिख लो। लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। सबने लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट, हाँ बोलो, हाँ सर। कोई डाउट है? नेक्स्ट हमारे पास में रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी and magnetic susceptibility. Relation between relative permeability and magnetic susceptibility. तो होगा क्या यहाँ, मान लो कि हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल है और इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है मैग्नेटाइज करने के लिए। और मान लेते हैं कि ये इसी डायरेक्शन में मान लो मैग्नेटाइज हो जाता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वो B है, तो B मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दरअसल यहाँ, वो होगा दरअसल B वेक्टर इक्वल टू B इंड्यूस वेक्टर प्लस B नॉट। क्या होगा, क्योंकि B ये क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो B हुआ ना, और BI क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर इंड्यूस हो गया है। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक रखा था याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसा ही है, B इंड्यूस वही है, और ये B नॉट जो कि एक्सटर्नल है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो माइनस कर लूंगा मैं, अभी मैं सेम डायरेक्शन मान के चल रहा हूँ, तो एक ही डायरेक्शन में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो बी इंड्यूस है ना, ये दरअसल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई वेक्टर के। बी इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई वेक्टर, आई वेक्टर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट per unit volume of a specimen when a magnetic material, yeah, when a specimen is placed in external magnetic field। ठीक है ना, ये वही आई है जो अभी ऊपर बताया था मैंने। तो अब इसको क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा B इक्वल टू, इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई प्लस बी नॉट, और इसको क्या लिखेंगे म्यू टू एच, म्यू नॉट, और आई को क्या लिखेंगे, आई को लिखेंगे H इंटू ससेप्टिबिलिटी, अभी बात हुई, इंटू इसको क्या लिखेंगे म्यू नॉट इंटू H लिख सकते हैं। ये लॉजिक समझना है मैंने क्या कहा यहाँ, हाँ सर। है ना। अब यहाँ देखो H से तो H कैंसिल आउट हो जाएगा, और म्यू नॉट से म्यू को डिवाइड कर दो, तो म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये आ गया हमारे पास में म्यू आर। तो ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में याद रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछा जाता है रिलेशन। लिख लो। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हीं को बेस मान के हम लोग अब मैग्नेटिक मटेरियल क्लासिफाई करते हैं। तो आज इतने पढ़ेंगे, अब जो क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल, फिर पैरा, फिर फेरो, बस 3 ही हमारे कोर्स में इसी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन भी आपसे इसी तीनों के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में और भी कुछ दिया रहता है, फेराइड से पता नहीं कुछ और है, वो सब नहीं हमारे, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। और मालूम है एक इंफॉर्मेशन मुझे पता चली है, पहले लिख लो, ये रिकॉर्डिंग तो बंद कर देना आप। मुझे लिख लो, लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। दरअसल इंफॉर्मेशन ये मिली है कि गवर्नमेंट का एक रूल है, मालूम है कि जब तक गवर्नमेंट के जो स्कूल है ना उसमें वो 150 डेज तक नहीं पढ़ाएं, मतलब 150 डेज तक स्टूडेंट्स को पढ़ाना जरूरी है, तब तक वो कोई एग्जाम नहीं ले सकते, मालूम है। मुझे लगता है कि जेन अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूल अगर है तो गवर्नमेंट ऐसे एग्जाम नहीं ले सकती है, और इवन आपका बोर्ड का एग्जाम भी नहीं ले सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका अटेम्प्ट हो ही नहीं, मतलब ये अप्रैल या मई में आगे किसका दें। मुझे जिस तरह से बताया गया है, जहाँ से मुझे पता चला है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है 99% ये बात करेक्ट होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो देखते हैं, ज़्यादा कुछ होने की वैसे जरूरत नहीं है ना, लेकिन अगर होता है तो मान ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, मिलते हैं। बाय सर।